नमस्कार। रिएक्ट की दुनिया में एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर डेवलपर को कभी न कभी जरूर परेशान करता है। जब ऐप बड़ा होने लगता है तो स्टेट मैनेजमेंट के लिए क्या चुना जाए, रिडक्स या फिर रिएक्ट का अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। तो सवाल यही है, रिडक्स या रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ये सिर्फ दो लाइब्रेरीज में से किसी एक को चुनने की बात नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि जब कोई एप्लीकेशन बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसे संभालने के लिए कौन सा टूल सही आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस दे पाएगा। जैसे जैसे ऐप्स बड़े होते हैं ना, तो ग्लोबल स्टेट को मैनेज करते हुए अक्सर ये दिक्कत सामने आती है। जब हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए एक नया कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर बना दिया जाता है तो कोड कुछ ऐसा दिखने लगता है, एक के अंदर एक प्रोवाइडर, उसके अंदर एक और। इसी को कहते हैं प्रोवाइडर ट्री हेल। और यकीन मानिए, ऐसे कोड को समझना और मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे ज़रूरी बात शायद रिडक्स के मेंटेनर मार्क एरिक्सन ने कही है। वो कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स बहुत अलग अलग उपकरण हैं जो अलग अलग समस्याओं को हल करते हैं। हाँ, उनमें थोड़ा बहुत ओवरलैप जरूर है। मतलब ये सोचना कि एक को दूसरे से पूरी तरह बदला जा सकता है, शायद सही अप्रोच नहीं है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट का जो मेन मकसद है वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आसान भाषा में कहें तो किसी वैल्यू को कॉम्पोनेंट ट्री में ऊपर से नीचे तक पहुंचाना। वहीं दूसरी तरफ रिडक्स एक पूरा का पूरा स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न है। इसका काम है स्टेट को अपडेट करने वाले लॉजिक को ऐप के बाकी हिस्सों से अलग रखना, ताकि हर बदलाव को आसानी से ट्रैक किया जा सके। तो ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसा तरीका है जिसका बस एक ही मकसद है, किसी एक वैल्यू को बिना हर लेवल पर प्रॉप्स पास किए कॉम्पोनेंट ट्री में कहीं भी उपलब्ध कराना। इसी को तो प्रॉप ड्रिलिंग से बचना कहते हैं। मतलब कॉन्टेक्स्ट का काम सिर्फ वैल्यू देना है, उसे मैनेज करना नहीं। और एक स्टेट मैनेजमेंट पैटर्न क्या होता है? ये एक ऐसी लाइब्रेरी और एक ऐसा पैटर्न है जो इस बात का हिसाब रखना बेहद आसान बना देता है कि एप्लीकेशन का स्टेट कब, कहाँ, क्यों और कैसे बदला। रिडक्स बिल्कुल यही करता है और इसी वजह से बड़े ऐप्स में डिबगिंग बहुत आसान हो जाती है। चलिए, मान लिया कि दोनों का मकसद अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो हर डेवलपर के लिए बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब एप्लीकेशन का साइज बढ़ता है। और यहीं पर कॉन्टेक्स्ट की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस चुनौती सामने आती है। जब भी कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू बदलती है तो उस कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल करने वाला हर कंपोनेंट बिना किसी सवाल के री-रेंडर हो जाता है। और मजे की बात यह है कि ऐसा तब भी होता है जब वो कंपोनेंट उस बदली हुई वैल्यू के सिर्फ एक छोटे से हिस्से की परवाह करता हो। यहाँ तक कि रिएक्ट और मेमो भी इसे रोक नहीं पाता। मार्क एरिक्सन की ये मिसाल इस बात को बहुत ही अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, ये ऐसा ही है जैसे कोई पूछे, क्या मैं हथौड़े की जगह पेचकस का इस्तेमाल कर सकता हूँ? जवाब साफ है, नहीं। वे दोनों अलग अलग औजार हैं और उनका इस्तेमाल अलग अलग समस्याओं को हल करने के लिए होता है। कॉन्टेक्स्ट और रिडक्स के साथ भी बिल्कुल यही कहानी है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कॉन्टेक्स्ट खराब है। जरूरी बात ये नहीं है कि कौन सा टूल चुना गया, बल्कि ये है कि उस टूल को इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। परफॉर्मेंस की लड़ाई सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बनाम रिडक्स की नहीं है, ये सही ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों को इस्तेमाल करने की भी है। इस टूल किट का पहला औजार है react.memo। ये एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। इसका सीधा सा काम है किसी भी कंपोनेंट को बेवजह री-रेंडर होने से रोकना, अगर उसके प्रॉप्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो। ये प्रॉप्स की एक शैलो तुलना करता है और फालतू के री-रेंडर्स की चेन को तोड़ देता है। अगला टूल है यूज मेमो। ये एक हुक है जो एक मेमोआइज्ड यानी याद रखी हुई वैल्यू देता है। सोचिए, ये किसी महंगी कैलकुलेशन के रिजल्ट को कैश कर लेता है और उसे तब तक दोबारा कैलकुलेट नहीं करता जब तक उसकी कोई डिपेंडेंसी बदल ना जाए। इससे हर रेंडर पर होने वाली फालतू की मेहनत बच जाती है। और फिर आता है यूज कॉल बैक। ये हुक भी मेमोआइजेशन ही करता है, लेकिन वैल्यू की नहीं बल्कि एक पूरे कॉलबैक फंक्शन की। ये तब बहुत काम आता है जब किसी ऑप्टिमाइज्ड चाइल्ड कंपोनेंट को कोई फंक्शन पास करना हो। ये पक्का करता है कि फंक्शन का रेफरेंस बार बार न बदले, जिससे चाइल्ड कंपोनेंट भी बेवजह री-रेंडर न हो। तो याद रखिए, यूज मेमो वैल्यू के लिए और यूज कॉलबैक फंक्शन के लिए। अच्छा, अब इस ऑप्टिमाइजेशन की पहेली का आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़ा है साइड इफेक्ट्स और मेमोरी लीक को मैनेज करना। खासकर जब एपीआई कॉल्स जैसे एसिंक्रोनस ऑपरेशंस की बात आती है तो यूज इफेक्ट हुक का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये यू इफेक्ट का क्लीन अप काम कैसे करता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक एपीआई रिक्वेस्ट शुरू होती है। अब मान लीजिए कि रिक्वेस्ट पूरी होने से पहले ही वो कंपोनेंट स्क्रीन से हट जाता है, यानी अनमाउंट हो जाता है।
यहीं पर क्लीनअप फंक्शन अपना काम करता है। वो अबॉर्ड कंट्रोलर जैसी किसी चीज का इस्तेमाल करके उस चलती हुई रिक्वेस्ट को कैंसिल कर देता है। इसका फायदा, ऐप एक ऐसे कंपोनेंट पर स्टेट सेट करने की कोशिश नहीं करता जो अब मौजूद ही नहीं है, और इस तरह मेमोरी लीक होने से बच जाती है। तो चलिए अब सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। ये टेबल एक तरह की क्विक गाइड है। अगर ऐप में थीम या यूजर की ऑथेंटिकेशन जैसी कोई स्थिर जानकारी पास करनी है जो बहुत कम बदलती है, तो रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट बढ़िया है। लेकिन अगर शॉपिंग कार्ट जैसा कोई कॉम्प्लेक्स ग्लोबल स्टेट है जो बार बार बदलता है, तो रिडक्स बेहतर रहेगा। बेवजह की री रेंडरिंग से बचने के लिए रिएक्ट डॉट मेमो, महंगी कैलकुलेशंस के लिए यूज मेमो और मेमोइज्ड कंपोनेंट्स को फंक्शन पास करने के लिए यूज कॉलबैक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आखिर में शायद असली सवाल ये है ही नहीं कि एक टूल को दूसरे के ऊपर चुना जाए। क्या हो अगर असली सवाल ये हो कि एक डेवलपर के तौर पर एक ऐसी फ्लेक्सिबल टूलकिट कैसी बनाई जाए जहां हर समस्या के लिए सही उपकरण मौजूद हो। इस पर सोचिएगा जरूर।